नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर पहुंचकर किया गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, जनता को भी किया संबोधित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। विधान परिषद में एक डेटा पेश किया गया है जिसमें पता चला है कि अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 के बीच कोई भी ऐसा महीना नहीं है जहां उत्तर प्रदेश में 50 से कम जिलों में धारा 144 लागू ना रही हो। रायबरेली में अखिलेश यादव ने सपा नेताओं के घर पर हुई छापेमारी पर कहा कि भाजपा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चिंता जाहिर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हर केस की जीनोम स्कैनिंग नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते केस के लिए ओमिक्रॉन संक्रमण जो है माना जा रहा है, लेकिन यह इसे लेकर अभी सारी बातें साफ नहीं हुई हैं। इस पर रिसर्च जारी है और एक सरकार सभी नए डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए है। ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन हल्का इन्फेक्शन ही फैलाता है। उन्होंने यूरोप में ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार को हाईलाइट किया और भारत की आबादी से उसकी तुलना की। डॉक्टर पॉल ने कहा कि दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में जीनोम स्कैनिंग की जा रही है और इसे लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर केस की जीनोम स्कैनिंग करना संभव नहीं है। यह बीमारी को पहचानने का नहीं बल्कि महामारी का आकलन और इसकी निगरानी करने का टूल है। हम इस बात का भरोसा दिला सकते हैं कि फिलहाल पर्याप्त सिस्टमैटिक सैंपलिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने मंच पर पहुंचकर दोनों हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन भी किया। मंच पर आने से पहले पीएम ने गंगा एक्सप्रेसवे का नक्शा देखा। पीएम यहां पर 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की नींव उन्होंने रखी। पीएम को देखने के लिए जनता में भारी उत्साह दिखा। पीएम के साथ सीएम योगी भी मंच पर मौजूद थे। मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री जितिन प्रसाद, मंत्री सुरेश खन्ना, संतोष गंगवार और प्रभारी मंत्री कपिल देव गंगवार भी मौजूद रहे। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ेगा। मेरठ से 12 जिलों से होता हुआ प्रयागराज में खत्म होगा। इसके जरिए मेरठ से प्रयागराज तक की जो दूरी 8-9 घंटे में पूरी होती है वह 6.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। सभा मैदान में 60,000 कुर्सियां रखी गई थी। इनके अलावा 40,000 लोगों के खड़े होने की व्यवस्था की गई थी। पीएम की सुरक्षा में 3,500 सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों की 76 विधानसभा सीटों पर असर डालेगा। इन 76 सीटों में 55 पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 9 पर समाजवादी पार्टी और 4 सीटों पर बसपा का कब्जा है। 3 कांग्रेस और 5 अन्य के पास हैं। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में भाजपा बैकफुट पर है। तीनों कृषि कानून वापस लेकर केंद्र सरकार ने सियासी समीकरण को साधने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके बाद भी पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में 60 से ज्यादा सीटों पर असर पड़ेगा। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए इस हाईवे से पूर्वांचल को भी भाजपा साध रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर पर छापे की कार्रवाई चल रही है। इस बीच खबर आई कि लखनऊ में अखिलेश यादव के एक और करीबी अरबपति कारोबारी राहुल भसीन के घर भी 12:30 बजे आईटी टीम पहुंची है। वसीन का कपड़ों का बड़ा कारोबार है। उनके घर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। वसीन अखिलेश के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। वे 3 कंपनियों के मालिक है। सभी नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। ये पार्टी के फाइनेंसर भी माने जाते हैं। जैनेंद्र यादव अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ओएसडी भी रह चुके हैं। चुनाव के पूर्व हुई इस छापेमारी का सियासी एंगल से भी इसको देखा जा रहा है। सबसे पहले शनिवार सुबह करीब 7 बजे राजीव राय के मऊ में शहादतपुरा आवास पर छापे की खबर आई। राय 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। राय के दुबई और बेंगलुरु में मेडिकल कॉलेज है। इनकम टैक्स की छापेमारी खबर मिलते ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे। वे भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
डर में रही योगी सरकार। भाजपा बार बार यह दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लोगों का जो है गुंडा राज से राहत मिली है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब रात 12 बजे गहने पहने हुए लड़की अकेले शादी से घर जा सकती है, लेकिन इन दावों के इतर एक रोचक तथ्य सामने आया है। पिछले 4.5 साल में कोई भी महीना ऐसा नहीं गया है जब उत्तर प्रदेश की 60% आबादी डर के साए में ना हो, या यूं कहें वहां कानून व्यवस्था खराब होने का डर हो। शुक्रवार को विधान परिषद में एक डेटा पेश किया गया जिसमें पता चला है कि अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 के बीच कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जब उत्तर प्रदेश में 50 से कम जिलों में धारा 144 लागू ना रही हो। धारा 144 में एक साथ 4 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं। यह तब होता है जब कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर हो। मार्च 2020 के बाद कोविड को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद धारा 144 लागू होने की बात समझ में आती है। हालांकि इस दौरान भी राजनीतिक और सरकारी कार्यों में हजारों की भीड़ रही, लेकिन मार्च 2020 से पहले हर महीने 50 या उससे ज्यादा जिलों में धारा 144 लागू करना पुलिस प्रशासन की कार्रवाई शैली पर सवाल उठाता है। सीएम की तरफ से मिले जवाब में बताया गया है कि विभिन्न राष्ट्रीय पर्व, त्योहारों, परीक्षाओं, मेले व परिस्थितियों में शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए, कोविड-19 के प्रसार के गंभीर खतरे से बचाव के लिए और चुनाव निर्वाचनों के दौरान विभिन्न समाज विरोधी तत्वों की ओर से कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की आशंका पर समय समय पर धारा 144 को लागू किया जाता रहा है। रायबरेली में अखिलेश यादव ने सपा नेताओं के घर पर हुई छापेमारी पर कहा है कि भाजपा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी तो इनकम टैक्स वाले आए हैं, सीबीआई और ईडी का आना अभी बाकी है। जिनके यहाँ रेड पड़ी है वो अपना हिसाब देंगे, अपनी बैलेंस शीट दिखाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा कांग्रेस की तरह बर्ताव कर रही है। अगर आयकर विभाग के पास जानकारी थी तो पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। चुनाव से 2 महीने पहले ये कार्रवाई हो रही है, जो कि दिखाता है कि आयकर विभाग वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को अब हार सता रही है, तो दिल्ली से बड़े बड़े नेता यहां आ रहे हैं। अभी आयकर विभाग आया, फिर ईडी आएगी। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता है, आज उनके यहाँ छापा मारा गया है। चुनाव से ठीक पहले उनके यहाँ छापा मारा गया। भाजपा के पास इनकम टैक्स के अलावा कोई नया रास्ता नहीं बचा। छापेमारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब रिटर्न भरा था तब टीम क्यों नहीं आई। उन्होंने छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र और बंगाल में किस तरह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है ये सभी ने देखा है। अधिकारी इस सरकार में कठपुतली बन गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम एक अफसर का कैडर बदल कर यूपी लाए थे। उसने कहा कि आप जो कहेंगे वही करूंगा। जब सरकार बदल गई तो उसी अफसर ने नई सरकार में आजम खां को जेल भेज दिया। चिलम के चक्कर में बेगुनाहों को उसमें फंसा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कहा कि भाजपा का हार का डर जितना ज्यादा बढ़ रहा है, ये कार्रवाई उतनी ही ज्यादा तेज होंगी। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। लखनऊ में शुक्रवार को हुई निषाद पार्टी की विशाल रैली में निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी चुनाव में बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यूपी की 165 सीटों पर दबदबा रखने वाली निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि निषादों के हिस्से का आरक्षण हाथी खाएगा तो निषाद समाज कतई कमल का बटन नहीं दबाएगा। बीजेपी को सरकार बनानी है और हम एनडीए के घटक दल हैं।
केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, निषादों का आरक्षण संविधान में तय है, उनके हिस्से का आरक्षण हाथी खाए और निषाद कमल का वोट दबाए, ये मुमकिन नहीं है। अभी 24 घंटे का समय है। एसपी गोयल और सिद्धार्थ नाथ सिंह बात कर रहे हैं, अभी तो इस पर टेबल टॉक भी होगा। बीजेपी खुद कहती है कि हमारे हिस्से का आरक्षण हाथी खा रहा है, लेकिन जो हमारा हिस्सा खा रहे हैं उन्हें ही अधिकारी बना दिया गया। वही अधिकारी रोड़ा बने हुए हैं। 17 साल से कांग्रेस की सरकार रही और निषाद समाज को कुछ भी नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने घोषणाएं करके इस पर मोहर लगा दी है। नियति से नीति बनती है, उनकी नीति साफ है तो 5 राज्यों में उनकी सरकार है, वहां कुछ करके दिखाएं, निषाद समाज का वोट उन्हें मिल जाएगा। फिरोजपुर बॉर्डर एरिया में ड्रोन बरामदगी के बहाने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कैप्टन ने कहा है कि सीएम चरणजीत चन्नी को दिन भर भंगड़ा करने की जगह इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सीएम को अपने गृह मंत्री को एक्टिव होकर डिनायल मोड से बाहर आने के लिए कहना चाहिए। कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू को भी नहीं बख्शा। कैप्टन ने कहा कि सीएम चन्नी को अपनी पार्टी प्रधान को कहना चाहिए कि वह अपने बड़े भाई इमरान खान को कहें कि पंजाब में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ना करें। कैप्टन ने सीएम चन्नी और सिद्धू पर तंज कसा और कहा कि सिद्धू उनकी बात सुनते हैं तभी ऐसा कहें। पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और नशा तस्करी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार मुद्दा उठाया है। उन्होंने इसे पंजाब और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। हालांकि जब उन्हें हटा दिया गया और डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा गृह मंत्री बने तो वह इससे इनकार करते रहे। उनका कहना था कि कैप्टन के समय ही ड्रोन क्यों आते हैं, हमारे समय में ड्रोन नहीं आ रहे। हालांकि उसके बाद भी लगातार पंजाब में ड्रोन मिलने की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के गढ़ अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर आज राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ आ रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से राहुल और प्रियंका अमेठी के लिए रवाना हो चुके हैं। दोनों जगदीशपुर विधानसभा में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा करेंगे। आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर उनका अमेठी का पहला दौरा है। यहाँ वह जगदीशपुरा विधानसभा में 5 किलोमीटर की भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा बहन प्रियंका के साथ करेंगे। इसके बाद हारी मऊ गांव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जगदीशपुर अमेठी की वही विधानसभा है जहां 32 साल में कांग्रेस सिर्फ 3 बार हारी है। राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद 28 महीने बाद अमेठी ये दूसरी बार आ रहे हैं। इससे पहले चुनाव हारने के बाद जुलाई 2019 में अमेठी की जनता का शुक्रिया अदा करने आए थे। हालांकि राहुल के अमेठी आगमन पर जनता में वह जोश नहीं दिख रहा है। हनुमान प्रसाद चौहान ने कहा है कि राहुल और प्रियंका चुनावी माहौल देखने आ रहे हैं। उनका अगर पुराना नाता होता तो बीच में ही आते, पब्लिक की देखरेख करते। हालांकि वो स्मृति ईरानी से भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, जो गल्ला मिल रहा है वह राजनीतिक गल्ला है। वैसे हनुमान प्रसाद का कहना है कि अब की अमेठी से कांग्रेस जीतेगी। माधोपुरा के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव देर रात माधेपुरा जिला के उदाकिशनगंज और अनुमंडल अंतर्गत आलमनगर के बड़गांव और पुरैनी पहुंचे। इस दौरान बड़गांव में चुनाव से पहले हुए गोलीबारी के शिकार पीड़ित लोगों से परिजनों से मिले। इसके बाद पुरैनी में दुष्कर्म और हत्या के शिकार बच्ची के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान रात में मोबाइल की रोशनी में सैकड़ों लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने शासन प्रशासन पर जमकर हमला बोला। बड़गांव में पीड़ित परिजनों को मिलते हुए उन्होंने मधेपुरा के एसपी योगेंद्र कुमार से भी मोबाइल पर बात की। उन्होंने दोनों मामलों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, नेता और अधिकारी मौज मनाने में लगे हैं। बाढ़ और पटना में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या बिहार में अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहा है और दर्शा भी रहा है। उन्होंने बड़गांव की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग नरसंहार किए अपराधियों से गोली चलवाते हैं, जनता उसी को मुखिया बना दिया है। फिलहाल पप्पू यादव ने पीड़िता को 40,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की है। आपको बता दें कि आलमनगर के बड़गांव पंचायत में 10वें चरण के चुनाव से पहले 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं पुरैनी में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था। पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के 1925 असिस्टेंट प्रोफेसरों को रेगुलर करने पर मुहर लगा दी है। पंजाब भवन में शुक्रवार शाम सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कमेटी मीटिंग में फैसले को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जालंधर और नवाशहर में 2 सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई। इसमें एक डिग्री कॉलेज जालंधर के
आदमपुर में बनेगा और इसका नाम काशीराम गवर्नमेंट कॉलेज रखा जाएगा। 1 जुलाई 2022 से यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरा डिग्री कॉलेज नवा शहर के बंगा क्षेत्र के गांव सरहाला रेनुआ में बनेगा। वहीं पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग में सरकार ने 12,772 भर्तियों का इश्तिहार भी जारी कर दिया है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के फैसले से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में उच्च शिक्षा का स्तर सुधरेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से सिरे से चढ़ाया जाएगा। 3 साल तक यह असिस्टेंट प्रोफेसर 21,600 रुपए की सैलरी पर रहेंगे। इसके बाद उनके काम के आधार पर रेगुलर करने का फैसला किया जा सकता है। इसमें अलग अलग विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल है। दोआबा को पंजाब की सियासत में अनुसूचित जाति का गढ़ माना जाता है। आदमपुर और बंगा में भी एससी वोट बैंक है। बंगा से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुसैन लाल के चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आदमपुर से भी सीएम चरणजीत चन्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि वह इसे खारिज करते हुए कह चुके हैं कि चमकौर साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे। आदमपुर से सीएम चन्नी के नजदीकी रिश्तेदार मोहिंद्र केपी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 1 साल यानी कि 27 साल करने के बिल को मंजूरी दे दी है। यह कानून बना तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन झारखंड के एक मंत्री और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में है। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन का कहना है कि सरकार को उम्र बढ़ाने के बजाय लड़कियों के शादी की उम्र कम करनी चाहिए। आजकल लड़कियों की ग्रोथ को देखते हुए इसे घटाकर 16 साल कर दिया जाना चाहिए। अगर नहीं तो इसे 18 साल ही रहने दें। मंत्री के इस बयान का बीजेपी ने विरोध किया है। समाजवादी पार्टी से संबल सांसद डॉक्टर सफीर रहमान बर्क ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई तो वह आवारगी करेंगी। डॉक्टर बर्क ने कहा कि जल्दी शादी हो जाने से लड़कियां तमाम तरह के बुरे हालात से बच जाती हैं। वह संसद में लड़कियों की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। डॉक्टर बर्क अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह युवा पहलवान को थप्पड़ जड़कर विवादों में आ गए हैं। रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम का यह वाकया अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल रांची में 3 दिवसीय अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ ब्रजभूषण बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मंच में मौजूद थे। इस दौरान एक पहलवान डिस्क्वालीफाई होने पर सांसद से गुहार लगाने गया तो पहले तो सांसद ने पहलवान को समझाने की कोशिश की, नहीं माना तो मंच पर ही उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद पहलवान को लोगों ने वहां से हटा दिया। यह मामला 3 दिन पहले बुधवार का है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है तो विपक्षी जमकर ब्रजभूषण को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। कुश्ती संघ के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक चैंपियनशिप में अलग अलग राज्यों के 800 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया था। इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश का एक पहलवान भी शामिल हुआ था, लेकिन एज वेरिफिकेशन के दौरान वह 15 वर्ष से ऊपर का निकला। इसके बाद तकनीकी कारणों से उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, जिस पर वो बहस करने लगा। इस पर जो है सांसद जो है अपना आपा खो बैठे और उसको थप्पड़ जड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू होगा, हम विकास का सपना सच करके दिखाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले ऐसे वीरों को हम पर उनका बहुत बड़ा कर्ज है। पीएम मोदी ने कहा कि माँ गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। माँ गंगा सारे सुख देती हैं और सारी पीड़ा हटती हैं। ऐसे में ही
गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाएगा, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो भी यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पास पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों भली बात जानते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों में लगाया जा रहा है। दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। आपको बता दें कि बीते रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया था, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान था। इसके साथ मौसम विभाग ने बताया कि अधिकतम तापमान के 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की भी संभावना है और दिन में हल्का कोहरा भी छाया रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के रिज और आयानगर में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के नारनौल में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में 0.7% और राजस्थान के चूरू में -1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक भी 319 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आने वाले 2 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। महाटक सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में जांच की आंच का सामना कर रही एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने प्रवर्तन निर्देशालय के सामने कई खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान अभिनेत्री ने बताया कि चंद्रशेखर ने उन्हें कई महंगे तोहफे दिए हैं। साथ ही उन्होंने एजेंसी को यह भी कहा है कि वे ठग की असली पहचान के बारे में नहीं जानती थी। एक्ट्रेस का कहना है कि सुकेश से मुलाकात के दौरान वो अपना परिचय शेखर वेला के नाम से कराता था। ईडी ने फर्नांडिस से कई बार पूछताछ की है। उन्होंने इस पूछताछ के दौरान जो बताया कि सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीला मारिया पॉल को हाल ही में ईडी ने प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया। उन पर दिल्ली में तिहाड़ जेल में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का भी आरोप है। ईडी रैनवैक्सी के पूर्व मालिक शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले में भी जांच चल रही है। अभिनेत्री ने अधिकारियों को बताया कि मैं सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानती, मैं केवल उसे शेखर रत्न वेला के तौर पर जानती थी। उसने खुद का परिचय शेखर वेला के रूप में कराया था। ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो क्लिप्स के मुताबिक फर्नांडिस ने एजेंसियों को बताया कि शेखर ने दावा किया था कि वह सन टीवी का मालिक है और वह तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का रिश्तेदार भी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।